आज हम लोग ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके आज चैप्टर जो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले भारत के बारे में पढ़े थे, उसमें भारत का जनसंख्या पढ़े थे, वृद्धि पढ़े थे, उसके बाद जनसंख्या घनत्व पढ़े थे। है ना याद? याद है ना? जनसंख्या घनत्व में भारत में सबसे पहला थी, बताइए तो राज्य पढ़ाए थे। जनसंख्या घनत्व में पहला राज्य बिहार है। कौन है? बिहार है। पढ़ाए हुए हैं। पहले कौन था? बंगाल था, पश्चिम बंगाल। अब उसको पीछे छोड़ के बिहार नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है। इसी तरह अब वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या होता है? जनसंख्या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस क्षेत्र में जनसंख्या कहाँ पे अधिक है, कहाँ कम है ना, कहाँ पे बहुत कम है, कहाँ साफ नहीं है ये नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यानी कहाँ कहाँ जनसंख्या निवास करती है। ये बहुत सारे कारक पर निर्भर करता है। कहाँ ज़्यादा है, कहीं किसी क्षेत्र में तो क्यों है, कहीं कम है तो वो भी क्यों है। सबके पीछे बहुत सारा कारण होता है, जिसमें भौगोलिक कारण है, आर्थिक कारण है, उसके बाद समतलीय कारण है, यानी वहाँ का धरती का बनावट है। जैसे मैदानी भाग देखते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो भारत में मैदानी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से गंगा का जो पट्टी है, गंगा का मैदान है ना। इसमें मुख्य रूप से पंजाब से लेकर के कहाँ तक, सीधे आ जाइए पश्चिम बंगाल तक। पंजाब से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, झारखंड का कुछ भाग, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये सब मैदानी भाग कहलाता है। यहाँ पे गंगा नदी का पट्टी है। ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है। क्यों? तो इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे मानवीय सुख सुविधा का उपलब्ध है ना। सुख सुविधा यानी हमें जहाँ रहने के लिए उचित साधन मिलेगा वहीं रहेंगे। जैसे कि कृषि, है ना, एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, क्योंकि हमें तो भोजन चाहिए। जनसंख्या जहाँ रहेगा उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए रहने के लिए। तो कृषि होगा तो भोजन मिलेगा। और कृषि जो है सो पर्वतीय क्षेत्र में होता नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र में होता नहीं है, पठारी क्षेत्र में होता नहीं। जब होगा तो मिट्टी में होगा, मिट्टी है तो वहाँ पे मैदानी भाग होगा। ठीक है। तो इसलिए ये जो पट्टी है हमारा उत्तर भारत का, जो गंगा का मैदान है, वहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। शिक्षा, शिक्षा में शिक्षा की क्या बोल व्यवस्था है, उसके बाद स्वास्थ्य की व्यवस्था है ना, परिवहन व्यवस्था है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी है, सुख सुविधा है, जिसके कारण यहाँ जीवन जीने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार देखेंगे जनसंख्या वितरण विश्व के बारे में। देखिए, जनसंख्या वितरण का अर्थ हम बता चुके हैं, वही सब मोटा मोटी यहाँ लिखा हुआ है कि जनसंख्या के समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। बताएं किस कारण से? बहुत सारा भौगोलिक कारण है। दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। यानी पूरे वर्ल्ड के बात करें, धरती की बात करें, हम लोग को पता है लगभग 1/3 पार्ट है, उसमें क्या है? जनसंख्या है ना। यानी अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो एक ही पार्ट में क्या रहती है? जनसंख्या निवास करती है। यानी स्थल है, 3 भाग में जल है, सागर महासागर हम लोग जानते हैं। तो उसमें भी जो जो स्थल है उसमें भी कितना प्रतिशत में रहती है? 10%। यानी कुल स्थल का मात्र 10% भाग में ही जनसंख्या निवास करती है। यानी इसका मतलब 90% जो स्थल भाग है वह यूं वीरान है। कहीं मरुस्थल है, कहीं जंगल है, कहीं पठार है, कहीं वीरान है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश की, वहाँ ऑस्ट्रेलिया का अगर देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग 95% एरिया जो है वहाँ पे कोई नहीं रहता है, कोई आदमी उदमी नहीं रहता है, वो खाली है, वीरान है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो तटीय क्षेत्र है वहीं पे आदमी का यानी मानव का बस्ती है। ये सब टोटल जो क्षेत्र है ये पूरा खाली पड़ा हुआ। और ये जो तटीय क्षेत्र है वहीं पे जनसंख्या निवास करती है।
इससे पहले आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज़ वगैरह में, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गया था जंगल में, सुने हैं? वहाँ पे आग लग गया था, बहुत सारा जंगल जल गया और बहुत सारा जीव जंतु जल के मर गया था, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारा प्राकृतिक इनबैलेंस होते रहता है हमेशा। तो ये जो मेलबर्न वगैरह सुनते हैं हम लोग, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य नगर है, वो सब तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना, समुद्री किनार, समुद्री का तट। जैसे भारत की बात करेंगे तो ये इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर, यानी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये जो जितना राज्य इस चारों ये मतलब समुद्र के किनारे जो बसा है वो क्या कहलाएगा, तटीय क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें पूछेगा कभी कभी कि इनमें से कौन तटीय प्रदेश है या कौन तटीय राज्य है, चार को ऑप्शन दे देगा, जैसे एगो रहेगा दो तीन नहीं रहेगा, तो मतलब क्या करना है, याद करना है। यहाँ गुजरात से शुरू होता है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक बीच में है, तमिलनाडु, आंध्रा, के बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। फिर उधर चलेंगे, उधर त्रिपुरा साइड में है थोड़ा सा, उसको नहीं मानते क्योंकि बगल में बांग्लादेश है। वर्ल्ड पढ़े, मैप पढ़ेंगे ना, मैप है पढ़ना है, मानचित्र अध्ययन करना, मैप पढ़ेंगे तो उसका क्लियर, ठीक है। अब देखिए इन 10 देशों में, दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाली देशों की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में 6 एशिया में है ना। एशिया में कौन कौन देश है मुख्य रूप से, सारा नहीं बताना, मुख्य रूप से भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब क्या है, एशिया का देश है। तो इसमें 10 जो है, इस 10 जो मुख्य रूप से आबादी वाला देश है, उसमें 6 गो किसमें है, एशिया में है, और उसमें भारत का और चीन का योगदान सबसे बड़ा है कि नहीं। अभी चाइना सबसे अधिक है आबादी में, सबसे ज्यादा आबादी में कौन है, चाइना है, लेकिन एक अनुमान है कि भारत चाइना को पछाड़ चुका है। अगर इसका भारत का जनसंख्या होगा, सेंसस होगा, 21 में होने वाला था, कोविड के कारण को स्टॉप कर दिया गया। अब जब भी हो संभवतः 26 में होगा, ऐसा लग रहा है 26 में होना ही चाहिए, नहीं तो 27 में तो 100% हो। तो उस समय जब जनसंख्या सेंसस होगा तो हो सकता है भारत उसमें 1 नंबर पर आ जाए चाइना को छोड़ करके, ठीक है। तब ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो जाएगा कौन, भारत। भारत, एशिया तो वही है सबसे ज्यादा आबादी, क्योंकि एशिया में ही भारत है, चाइना है और जापान है। और जापान का जो संघाई शहर है, संघाई जानते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो, और वहाँ एक शहर है संघाई, संघाई तो चीन में है, दूसरा नाम है बता रहे हैं, संघाई चाइना का है, जापान ध्यान नहीं आ रहा है। वो जो है सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला देश है, ये शहर है, सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला शहर है, जो कहाँ का है, जापान का है, ठीक है। जापान टापुओं का देश है, पता है ना, टापुओं का। चलिए अब जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब कौन कौन आदमी जानते हैं, हाँ बोलिए। हाँ, कम जगह में ज्यादा जनसंख्या का रहना, है ना। यानी जैसे इस रूम के बात करें, ठीक है, अब इसमें 100 गो बंदूरी ठूस दे, है ना, यानी घना हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें 5 गो आदमी, जनसंख्या उसको क्या बोलते हैं, विरल, क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं, यानी कम घना है। तो जनसंख्या घनत्व जो है कैसे निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व पहले देख लेते हैं क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले यानी रहने वाले जो व्यक्ति का संख्या होता है उसी को क्या बोलते हैं, संख्या घनत्व, इसको क्या बोलते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल उस स्थान का, अगर मान लीजिए अगर भारत के बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल
या बिहार की बात करें, बिहार का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो बिहार का कुल क्षेत्रफल उसको डिवाइड कर देंगे बिहार के कुल आबादी से, पॉपुलेशन से। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है पता है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और पॉपुलेशन कितना है बिहार का, जनसंख्या? 2000 लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2011 में, है ना? तो उस समय लगभग 10 करोड़ आबादी था। ठीक है, अब अनुमान है अगर अगला जो भी होगा जनसंख्या सेंसस होगा तो हो सकता है 14 करोड़, मतलब 2011 के डाटा के अनुसार लगभग 10 करोड़ है, 10 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है, लेकिन अब तो बढ़ जाएगा ना, अब 13-14 करोड़ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए ये क्या है, फॉर्मूला है। किसी स्थान का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उस स्थान का कुल क्षेत्रफल और उस स्थान पर निवास करने वाला जो जनसंख्या है, जनसंख्या यानी कुल जो आबादी है उसे भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व। इसका यूनिट क्या होता है? व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल और उसके संख्या से भाग दिए पॉपुलेशन से, हमको मान लीजिए आ गया 150 आ गया रिजल्ट। ठीक है, काट उठ करके तो इस तो आया कितने, जनसंख्या घनत्व हुआ कितना, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब हुआ कि अगर ये कोई स्थान है, यहाँ से 1 किलोमीटर अगर हम राइट चलते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर राइट चले, 1 किलोमीटर तो आगे चले फ्रंट के सामने, भी कितना है दूरी, 1 किलोमीटर। अब इसको जब मिला देंगे तो यही ना निकलता है लंबाई, जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, वर्ग नहीं बोले वर्ग, ये क्या है, वर्ग स्क्वायर है ना? तो ये लंब वर्ग यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा हो गया, है ना? अब एक है तो एक का कितना हो जाएगा, इसको एक ही हो, दो का 4, 3 का 9, है ना? तो ये इस जब पूरा एरिया को कवर करते हैं तो ये पूरा स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, ये 1 स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इधर यूनिट 2 लेंगे इधर भी 2 लेंगे तो 2 2 4, तो 4 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो यानी 4 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसी तरह से ये कितना लिखे थे, यानी 150 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना क्षेत्र में कितना लोग रहता है। ठीक है, अगर इसको बढ़ा दे, दुगना कर दे तो कितना आ जाएगा, इसको भी दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 300 व्यक्ति। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व। इसको याद रखना है, किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले हमको मालूम होना चाहिए कितना उसका एरिया है, और उसको उस कुल जनसंख्या से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, सब समझ गए? ये सब थोड़ा ये है, कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले बताए हैं कि क्यों होते हैं, जैसे पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी एशिया, ये सब जो क्षेत्र है जब मैप पढ़ाएंगे ना सब क्लियर हो जाएगा, अभी घबराना नहीं। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है बहुत कम आबादी वाले होते हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र के पास और भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्रों में मध्यम, चीन, दक्षिणी भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे घनत्व है। ये यहाँ पे एक बात है, देखे ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुव का वो है, वो है ना, दक्षिणी ध्रुव और है ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि ये जो हमारा पृथ्वी है ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ये जो ग्रीन बीच है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, यहाँ पे सूर्य का रोशनी
पूरा लंबवत पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी अधिक होता है। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं और इधर बढ़ते हैं, दक्षिण और उत्तर की तरफ, तो सूर्य का रोशनी क्या पड़ता है, तिरछा, जिसके कारण तापमान में कमी आना शुरू होता है। और तापमान में कमी आने के कारण यहाँ क्या होता है, बहुत ठंड होता है। क्या होता है, ध्रुवीय ध्रुव पर बर्फ जमा रहता है सालों भर, है ना, ग्लेशियर है वहाँ पे, आदमी वहाँ पे नहीं रह पाएगा, वहाँ जीवन कठिन हो जाता है ना। कोई रहेगा -70 डिग्री सेल्सियस में? हम लोग बिहार में जो है सो 4 डिग्री 6 डिग्री जाता है तो आदमी घर से निकलना छोड़ देता है, वहाँ -70 रहता है। वहाँ पर रहने के लिए कुछ ही जीवों को प्रकृति रूप से वैसा शारीरिक बनावट है, जैसे ध्रुवीय भालू है, पेंगुइन है, वही जी सकता है वहाँ, ठीक है। क्या देख लिए, जनसंख्या घनत्व की गणना, ये हम बताए हैं, वही बात है यहाँ पे कि ये एक उदाहरण दिया है ना, कि किसी देश की जनसंख्या मान लीजिए इतना है, वहाँ का क्षेत्रफल इतना है, तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके जनसंख्या घनत्व कितना आ गया, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो वही बात हम लिखे हैं, है ना, 150 व्यक्ति प्रति, प्रति हुआ, प्रति का किलोमीटर स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि मतलब बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ता है दो तरीका से, एक धनात्मक बढ़ता है और एक ऋणात्मक बढ़ता है, ठीक है। जैसे देखिए धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक, ये जो धनात्मक है इसमें क्या होता है कि धनात्मक कब होगा, यानी जहां जिस क्षेत्र का, यानी जिस देश का जन्म दर कम हो, सॉरी उल्टा बोला, मृत्यु दर कम हो और जन्म दर अधिक हो, यानी लोग कम मरे और जन्म ज्यादा ले, तब ना वहाँ का जनसंख्या बढ़ेगा। अगर मरने ज्यादा लगे और जन्म कम लेने लगे तो जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। और जनसंख्या यानी जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, यानी जन्म अधिक ले और मृत्यु कम हो, तो जनसंख्या बढ़ेगा, तो ये धनात्मक हो गया और वो ऋणात्मक हो गया। बस इसका मुख्य बात यही है, जो ऋणात्मक होती है उसमें किसी क्षेत्र का जनसंख्या घटता है, जो धनात्मक होता है उसमें किसी क्षेत्र का जनसंख्या बढ़ता है। तो जो धनात्मक जनसंख्या का वृद्धि होता है वो बहुत सारे कारण से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट, एकदम एकदम नेचुरली है, मतलब एकदम आप लोग सब जानते हैं, बस इससे वाकिफ नहीं है, इसका आंसर सब लोग जानते हैं। जैसे धनात्मक कैसे होगा, यानी क्या क्या सुविधा हो कि आदमी मरे कम और जन्म ले अधिक, चाहे जन्म जितना ले रहा है वो ठीक है, ठीक है, मरे कम, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, है ना, एकदम प्रैक्टिकल ही हम लोग जानते हैं, कोई बीमार है तो उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा देंगे, वो बच जाएगा मरने से, उसका आयु बढ़ जाएगा। दूसरा उसके बाद है उसको पोषण संबंधी जरूरत को पूरा करना, यानी भोजन को संतुलित आहार मिले, चिकित्सा मिले, है ना, उसको जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जो भी चाहिए, जो बुनियादी जरूरत है वो मिले, तो ऑटोमेटिक उसका जीवन स्तर बढ़ जाएगा, जीवन स्तर बढ़ेगा तो लंबा जिएगा, लंबा जिएगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, है ना। तो ये सब कारण है धनात्मक जनसंख्या का ग्रोथ का, वृद्धि का। और ये जो ऋणात्मक है इसका क्या क्या कारण हो सकता है, तो जो उसमें हो रहा है उसमें ये नहीं होगा, मतलब स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगा, इलाज का अच्छा व्यवस्था नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसको पोषण संबंधी जो है तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगा, यानी कुपोषण होगा, बच्चे कुपोषित होंगे। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है, आप अफ्रीकन देश देखिएगा, नाइजर, घाना, ये सब जो है, वहाँ वहाँ बच्चे जो भी पैदा लेते हैं बहुत कुपोषित होते हैं, आप लोग देखिएगा ना वहाँ वहाँ का स्थिति तो रोना आ जाएगा, बहुत कुपोषित, सही से खाना नहीं मिल पाता है, सही से जल नहीं मिल पाता है, वो सब कुपोषित है, वो ऋणात्मक है, वो क्या है, ऋणात्मक है।
अगला है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना, यानी जनसंख्या बढ़ा या घटा वो वास्तविक रूप से कैसे हम गणना कर सकते हैं। देखिए वास्तविक वृद्धि कब होगा, तो जन्म दर या जन्म माइनस मृत्यु, यानी जितना जन्म ले रहे हैं वो और जितना मर रहे हैं यानी दुनिया से जा रहे हैं मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं उसमें से घटा देंगे, यानी जो जिंदा है जो मर गए घटा देंगे तो वास्तविक जनसंख्या हो जाएगा। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है, ठीक है, उसको जोड़ा जाता है। जोड़ना किसको है, अप्रवास और उत्प्रवास। इसका मतलब क्या है, प्रवास मतलब हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारण से अस्थाई या अस्थाई रूप से चले जाना, माइग्रेट कर जाना। बहुत सारा कारण है इसके पीछे भी। बहुत लोग नौकरी रोजगार के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग परमानेंटली वहाँ घर बना के किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। जो परमानेंटली गए अस्थाई हो गए, और जो काम करने गए फिर आएंगे अपने घर वो अस्थाई हो गया। पढ़ने गए हैं बच्चा, वहाँ रहा है काम उम किया फिर आएगा, तो एक क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो जो अस्थाई और अस्थाई है उसी का अंतर को यहाँ पे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वास्तविक जनसंख्या उस क्षेत्र का निकलता है। अब एक है माल्थस का सिद्धांत है, ठीक है, ये देखिए ये माल्थस है, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और ये बहुत सारे विषय के विद्वान रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है इनका जन्म 1766 ईस्वी में हुआ था और 1834 तक ये रहे थे, जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, है ना, ब्रिटिश शासन था ना। ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। इस समय अपना एक पुस्तक लिखे थे, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये पूरे दुनिया में अपना ये पुस्तक को क्या किए थे, प्रकाशित किए थे और ये बताए थे कि जनसंख्या जो है वर्ल्ड पर ये लिखे थे कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधन का जो उपलब्धता है उसमें एक संबंध को बताए थे। जैसे जनसंख्या वृद्धि जो है वह ज्यामितीय ढंग से बढ़ता है, जैसे ज्यामितीय ढंग से करने का मतलब ज्योमेट्रिकली रूप बढ़ता है, जैसे वन, वन से टू, टू का दुगना, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसको ज्योमेट्रिकल इंक्रीज कहते हैं, यानी ज्यामितीय रूप से इसको बढ़ना कहते हैं, यानी दुगना हो रहा है ना हर हमेशा। और संसाधन जो है ये जनसंख्या के बारे में बोले, और संसाधन जो हमारे लिए उपलब्ध है जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो अंक गणितीय रूप से बढ़ रहा है, बढ़ता है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड का उस हिसाब से हमारे लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रहा है, संसाधन में क्या, जितना आदमी जन्म लेगा जनसंख्या बढ़ेगा उसको क्या क्या चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, कपड़ा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, है ना, बहुत शिक्षा चाहिए और सुविधा चाहिए, रोड चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी है वो सब सुविधा चाहिए। ठंडा लग रहा है क्या, ठीक है। तो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से ये साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सिद्धांत कौन दिए थे, थॉमस, कौन दिए थे, देखो कौन है, थॉमस माल्थस का बुक था, पूछ देगा ये वाला बुक का नाम पूछ देगा कहीं ऑब्जेक्टिव में, ये थॉमस माल्थस जो है का बुक कौन था, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, याद रखना है, ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जो भारत में था वही इंडिया में भी होगा, ठीक है। इस जनसंख्या को जैसे भारत में सेम कंडीशन कहाँ है, वर्ल्ड में भी है, वितरण को प्रभावित करेगा, यानी कहीं पे जनसंख्या अधिक होगा कहीं जनसंख्या कम होगा, तो अधिक होगा तो क्यों होगा और कम होगा तो क्यों होगा, यही कारक होता है। इसमें प्राकृतिक कारण देख रहे हैं ना, वही वाला है सिंधु घाटी सभ्यता वाला,
ये यही सब एक दो क्वेश्चन अच्छा से अगर उसका टॉपिक याद हो जाता है तो वो रिपीट होता है बहुत सारे क्वेश्चन में। पहला क्या है? प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में पहला क्या है? वो है उच्चावच। उच्चावच का मतलब वैसी सतह, वैसा धरती जहाँ का जो सतह है ऊंचा नीचा, पर्वत हो, पठार हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उच्चावच। देखिए, पर्वत पठार उबड़ खाबड़ प्रदेश में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में, पहले ही बोले हैं, मैदानी क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। का बहुत सारा कारण है, उर्वर भूमि का होना, कृषि का विकास होना, सुविधा का उपलब्धता होना, और यही कारण है कि नदी घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगकांग, अच्छा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा भारत की है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी ये चाइना से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख से, हिमालय के गोमुख से। और ये ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती है। भारत में वाली सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है। या पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर का जो है राक्षस ताल है, वहां से होता है, जो चाइना में है, ठीक है। हुआंग हो, ये भी चाइना में, ये भी कहाँ का नदी है? चाइना का। तो ये सब जो घाटियां है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, हुआंगहो नदी का मैदान है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पानी है, नदी है, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारा कारण है, वहाँ पे मिट्टी क्या है? उर्वर है, बहुत सारा कारण होता है। हनी बस यहाँ पे क्या है? घना आबादी है। दूसरा देखते हैं जलवायु। जलवायु मतलब या तो ठंडा जलवायु हो गया या गर्म जलवायु हो गया, अत्यधिक वर्षा होगा या बहुत कम वर्षा होगा, और संयोग से भारत में सब है ना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी प्रकार का जलवायु पाया जाता है। अगर पूर्वी भारत की बात करें, सेवन सिस्टर जिसको बोलते हैं, अब उसका सेवन सिस्टर नाम नहीं है, अब हटा दिया गया है। सेवन सिस्टर पहले बोला जाता था, 7 जो प्रदेश है, वहाँ का हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होता है कहाँ पे? मेघालय, मानसीरम में होता है ना। और सबसे कम दुनिया में लेह में होता है, भारत में ही है, देख लीजिए। सबसे अधिक भी भारत में वर्षा वाला क्षेत्र है, और सबसे कम भी भारत में, लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक मेघालय के मानसीरम में। तो देखिए कितना विषमता आ गया एक ही देश में। उत्तर में देखेंगे कश्मीर में तो ऊंचा ऊंचा पर्वत है, तुरंत नीचे आएंगे तो गंगा का मैदान है, पूरा समतल है, जिसमें बिहार यूपी सब बसा है। और फिर पीछे आएंगे तो दक्षिण की तरफ आएंगे तो ऊंचा पठार है ना, पठारी क्षेत्र है दक्षिण का। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, कैसा है? त्रिभुजाकार है ना, इस तरह से, है ना। ये मैदानी भाग है, और ये जो है पठारी भाग है। इसमें महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बहुत सारे, कर्नाटका हो गया, ये सब राज्य बसा हुआ है। और ये सब क्या है? सब तटीय क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ देखेंगे राजस्थान के पास, तो यहाँ पे क्या है? मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है भारत में? थार, है ना। और चाइना में, चाइना का मरुस्थल तकला मकान नाम है, ठीक है। सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। सब के बारे में जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है जलवायु जो है, जहाँ पे जलवायु न ज़्यादा ठंड हो न ज़्यादा गर्म हो, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये जो हमारा ग्लोब है यानी धरती है, तो ये जो मध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। इससे जैसे जैसे हम दोनों तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है, और जाते जाते यहाँ और यहाँ माइनस में चला जाता है। इसका मतलब है कि जनसंख्या जो है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर और ये ध्रुव के नीचे यानी दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होगा। फिर यहाँ पे चलेंगे इधर और इसके ऊपर, ये जो बीच का जनसंख्या है क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक होगा। और भारत जो है
जो ग्लोब है इसके उत्तर में, उत्तर पूर्व में। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। इसलिए भारत में न तो बहुत ज्यादा ठंड है न बहुत ज्यादा गर्म है। इसको समशीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण। इसलिए भारत की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है मृदा, यानी मृदा मतलब मिट्टी। जहाँ के मिट्टी ज्यादा उर्वरा हो गई, उपजाऊ होगा, वहाँ पे कृषि कार्य अच्छा होगा। कृषि कार्य अच्छा होगा, भोजन की उपलब्धता होगा। भोजन की उपलब्धता होगा तो लोगों को क्या मिलेगा? खाना। लोग वहाँ पे जीवन यापन अच्छा से करेंगे। तो ये मृदा भी क्या करता है? उपजाऊ, उपजाऊ जितना अधिक होगा मृदा, उतना ही क्या होगा? वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करेगा। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। उस सब पॉइंट क्या करना है? ध्यान रखना है। जो बोलना है उसको उसको याद ध्यान करके उसको वहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद है जल की उपलब्धता। पीने के लिए तो जल चाहिए, चाहिए कि नहीं? कृषि के लिए जल चाहिए, पीने के लिए पूरा मानवीय क्रियाकलाप है, उद्योग धंधा, कृषि, पशुपालन, सब के लिए जल चाहिए। बिना जल के हमारा जीवन है ही नहीं, है ना। क्षणिक भर मर जाएंगे बिना हवा के, है ना। और कुछ दिन बाद मर जाएंगे बिना, उसके फिर कुछ दिन बाद मर जाएंगे भोजन के। इस सब का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जल की उपलब्धता में भी क्या है? जहाँ पे जल नहीं है, जैसे अरब कंट्री देखेंगे, है ना, सऊदी अरब वगैरह जो है, वहाँ पे नीचे में पेट्रोल है। हम लोग यहाँ बोर्डिंग करते हैं, चापाकल करते हैं, पानी निकलता है, वहाँ पेट्रोल निकले। ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि बाहर से जल आता है, फिर भी वहाँ पॉपुलेशन है, क्योंकि वो अपना सुविधा को डेवलप कर लिया है। और जो देश डेवलप नहीं कर पाया है वहाँ पॉपुलेशन रह ही नहीं सकता है। कैसे रहेगा? पानी के बिना रह सकता है कोई? रह सकता है। सऊदी अरब वगैरह जो अरब कंट्री है, वहाँ पैसा है क्योंकि तेल बेचता है, वहाँ कुछ कर सकता है। तो पानी मंगा सकता है, वाटर प्यूरीफायर लगा देगा, समुद्र से ले लेगा वाटर प्यूरीफायर कर करके चलो पियो। ठीक है, लेकिन साधन चाहिए, पैसा चाहिए ना। के पास है तो कर ले रहा है। चलिए, उसके बाद है वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, जंगल, यानी ये भी जरूरी है। बिना मरुस्थल में ज्यादा रह लेंगे नहीं। वहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जाती है। थार मरुस्थल है राजस्थान का, वहाँ पे जनसंख्या क्या है? बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जीवन कठिन है। तो जहाँ पे मरुस्थल होगा पेड़ नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पेड़ पौधा होगा वहाँ पे बहुत सारा हरी सब्जी होगी, है ना, औषधि मिलेगा हमें। पेड़ पौध जो भी हम लोग दवा मेडिसिन देखते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधा से। जैसे सिनकोना का नाम सुने होंगे, मलेरिया का जो रोग होता है उसमें जो दवा दिया जाता है और सिनकोना के वृक्ष से छाल और पत्ती का रस से दवा बनाया जाता है। तो जितना भी दवा है उसका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं पेड़ पौधा ही है। ठीक है। तो ये सब जो उपलब्धता है वनस्पति, इससे हमें बागवानी भी होता है, बहुत सारा फल प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा होता है, बारिश होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, बहुत सारा कारक है ना। ये देख लिए कौन में? प्राकृतिक कारण। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में परिवहन का विकास। परिवहन मतलब जाने, यानी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है कि नहीं, रोड है कि नहीं, है ना, ट्रेन का सुविधा है कि नहीं, वायुयान का सुविधा है कि नहीं। तो ये जहाँ रहेगा वहाँ पे जीवन आसान हो जाता है। अब हमको जाना, यहाँ से पटना जाना है, अभी 200 साल पीछे बैठ जाएंगे तो बैलगाड़ी का जमाना था, मुश्किल है। उससे और पीछे जाएंगे तो भी नहीं था, है ना। प्राचीन भारत में जाएंगे तो भी नहीं, पैदल था। अब कोई कहेगा दिक्कत है, 10 मिनट में 20 मिनट में। तो सुविधा हुआ। तो सुविधा मानव को क्या करता है? आकर्षित करता है, वहाँ रहने के लिए आकर्षित करता है। तो वहाँ पे क्या होगा? संख्या अधिक होगा। ठीक है। ये सब देखिए, जो फोटो है लगाया हुआ, ये सब, ये सब क्या है? दर्शाता है कि हर जगह कहीं पर्वत पठार है, कहीं नदी मैदान है, जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। दो कारक देख लिए, अब क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक कारक कारक है, जैसे धार्मिक कारक में क्या होता है कि देखिए, कुछ
पीछे इस बारे में ये सब जो है, इस युद्ध के दौरान यहूदी जो है यूरोप छोड़कर रेगिस्तान में जाना पड़ा। यहूदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमेशा युद्ध होते रहता है इजराइल वगैरह, है ना। तो वहाँ पे फिर इसका बहुत दूसरा स्टोरी है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये जो धार्मिक कारण भी है जो लोगों को क्या करता है, कहीं कहीं जनसंख्या को क्या करता है, माइग्रेट कर देता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। वहाँ का विधि व्यवस्था, शासन, है ना, वहाँ का जो शासक होते हैं, नियम कानून होता है, जिसके कारण वहाँ का आबादी है जो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता है मजबूरी बस। इसमें एक उदाहरण क्या किसका दिया है, यहूदियों का दिया है। दूसरा देखते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में होता है कि जब किसी देश का लॉ एंड ऑर्डर विफल हो जाता है ना, यानी वहाँ का शासक जो है या तो अयोग्य हो जाता है, शासन व्यवस्था को चलाने लायक नहीं रह जाता है, या उस पर कुछ आरोप लगता है तो देश छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, जैसे ही देश छोड़ के भागेगा वहाँ पे कट्टरपंथियों जैसे कि उस जो लोग फिराक में रहते हैं कि उस देश पे हम क्या कर लेंगे तो उसका हो जाता है। ये का कब्जा होगा तो वहाँ के पब्लिक को, नागरिक को सताया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। इस कारण से भी क्या होता है, वहाँ से लोग भाग करके दूसरे देशों या दूसरे जगह पर क्या करते हैं, शरण लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी नेपाल में हुआ, जस्ट ताज़ा घटना है, नेपाल में यही हुआ है। वहाँ का क्या किया गया है, जो प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति ओली ओली था ना, नहीं ध्यान नहीं है, वो क्या किया, वो गद्दी छोड़ के वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ तो दूसरा को बनना पड़ा। इस कारण भी क्या होता है, आबादी, हाँ बांग्लादेश में भी चला गया था ना, बांग्लादेश में भी, इससे पहले नेपाल से पहले बांग्लादेश में, वहाँ तो क्या करते, चढ़ाई कर दिया था उसके आवास पे, वहाँ का जो प्रोटेस्टर था। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक। परिवर्तन मतलब बदलाव, बदलाव दोनों हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यानी मतलब ना घटा ना बढ़ा, जितना जन्म लिया उतना मरा, या जितना मरा उतना जन्म लिया। बढ़ेगा कब, बताए हुए, घटेगा कब भी बताए हुए। ठीक है, जन्म दर, जन्म दर क्या है, ये सब ध्यान रखना है। जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाए। ठीक है, इसके उच्च या निम्न होने पर जनसंख्या परिवर्तन होता है। स्वाभाविक है, जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, जन्म दर घटेगा जनसंख्या घट जाएगा। उसके बाद है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में क्या करता है, भूमिका निभाता है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती है, अपितु घटती मृत्यु दर से भी होते। बताए हैं कि जन्म दर स्थिर रहे, ठीक है, हर साल मान लीजिए 100 बच्चा जन्म ले रहा है, हर साल 100 ले, लेकिन मरने वाला क्या हो, घट जाए, तो क्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। और जन्म दर उतना ही रहे और मरने वाला बढ़ जाए तो जनसंख्या क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तीसरा है प्रवास, यानी जन्म दर से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, घटता बढ़ता है। मृत्यु दर से भी घटता बढ़ता है, और प्रवास के कारण भी घटता बढ़ता है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, इसके बारे में बताए हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लोग माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, दूसरे प्रदेश दूसरे देशों में जाते हैं, है ना। इसके कारण भी क्या होता है, अब देखिए आज से 30 साल 40 साल पहले जाइएगा पीछे, तो हाजीपुर का पॉपुलेशन या पटना का पॉपुलेशन उतना अधिक नहीं था। दिन पर दिन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि लोग गाँव से प्रवास कर रहे हैं, है ना, प्रवास कर रहे हैं, क्या किस कारण से, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब कारण से आ रहे हैं। रहन सहन उच्च होने के लिए, कुछ लोग अपना सोसाइटी बदलने के लिए भी आ रहे हैं जिनके पास पैसा है ना, रहन सहन में बदलाव करने के लिए। ये सब कारण से क्या होता है, देखिए यहाँ पे है, ये सब क्या है, देखने से क्या लग रहा है, कैसा माइग्रेशन होगा। ये प्राकृतिक आपदा के कारण, देख रहे पूरा बाढ़ उड़ के, प्राकृतिक आपदा या छोड़ करके लोग, तो ये सब जो होता है ना वो अस्थाई होता है।
बाढ़ खत्म हो गया, फिर वापस अपना घर जाते हैं लोग, तो ये अस्थाई हुआ। और कुछ लोग जाकर दिल्ली में घर बना लिए, वहीं बस गए, तो अस्थाई हो गया। ये देखिए ये सब है, ये सब अस्थाई रूप से है ना। प्रवास के कारण देखिए, प्रवास के कारण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं उसका क्या क्या कारण है। अपकर्ष, अपकर्ष कारक, इसका बताते हैं क्या होता है। अपकर्ष, देखिए अपकर्ष का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है यानी अच्छे कामों के लिए, यानी अच्छे चीज के लिए लोग जाते हैं। जैसे देखिए काम के बेहतर अवसर के लिए, समझ में आ रहा है, अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए, तो ये पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव, पॉजिटिव हुआ। तो ये अपकर्ष का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं, यानी हम अपना आगे बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, दूसरा है रहन सहन की अच्छी दशा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए। तीसरा शांति और अस्थायित्व, जहाँ गांव घर में कोई है रोज झगड़ा झंझट हो रहा है तो लोग ऊब करके चला जाता है ना। तीसरा है अनुकूल जलवायु। अब अब राजस्थान में जो थार वाला जो क्षेत्र लोग होगा चाहता होगा कि हम कहाँ जल्दी से हम कहाँ जाए, मैदानी क्षेत्र में आ जाए, बिहार यूपी आ जाए, है ना। तो जलवायु अनुकूल होने के लिए भी लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं अस्थाई। जैसे जो बहुत बड़े बड़े जो पति है और पति लोग हैं, वो लोग जो है ना, जैसे ही भारत में गर्मी बढ़ता है चल जाता है कहाँ, देहरादून, एक महीना वही रहता है। क्यों, वहाँ पे गर्मी नहीं रहता है, मौसम अनुकूल रहता है, वहाँ का पर्यावरण इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है। विदेश चल जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, जहाँ जहाँ चले जाते हैं। इस कारण जलवायु परिवर्तन के लिए, और इसमें अस्थाई और अस्थाई सब में होगा, ठीक है, अस्थाई और अस्थाई सब में होगा। उसके बाद है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, इसके व्यू से भी लोग जाते हैं, है ना। अब कुछ लोग का मधुबनी में घर है, पटना में भी जमीन ले, हुआ तो जमीन है, जाओ एक भाई वहाँ रहो, वहाँ का सब कब्जा, मतलब सुरक्षा के दृष्टि से या बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए भी, तो ये सब कारण है। कि प्रतिकर्ष का मतलब हो गया निगेटिव, यानी ये जानबूझ करके किया जाता है और ये मजबूरी, समझ में आया। ये देखे तो ये मजबूरी का काम है कोई, सब जानबूझ करके अपना स्वेच्छा से, है ना। लेकिन ये सब जो है मजबूरी में होता है, मजबूरी में प्रवास होता है। जैसे रहन सहन की निम्न दशा, जैसे बात करें नाइजीरिया वगैरह, घाना जो अफ्रीकन देश है, वहाँ पे निम्न दशा है रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत दयनीय है, जानवर से भी बदतर है। वहाँ लोग मजबूरी में वहाँ से भागेगा, प्रवास करेगा। तरह राजनीतिक परिस्थिति, यानी अभी बताए किसी देश में अराजकता आ जाए, वहाँ पे नागरिक कानून अधिकार खत्म हो जाता है, तो वहाँ से भी लोग विवश होकर क्या करते हैं, प्रतिकूल जलवायु, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा वर्षा है, वहाँ भी क्या करते हैं, वहाँ से भी लोग वहाँ से भागना चाहते हैं। प्राकृतिक विपदा, जहाँ पे हमेशा बाढ़ कम ये सब आते रहता है, वहाँ भी लोग रहना नहीं पसंद करते। महामारी भी तुरंत गुजरा, फिर 1920 में आया था प्लेग, इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं, चूहा से फैला था। डेंगू महामारी नहीं है, क्षेत्रीय है। महामारी मतलब बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर दे, ठीक है। और ये डेंगू जो है क्षेत्रीय लेवल पर है, किसी शहर या किसी गांव में फैलता है, वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं फैलता है। उसके बाद आर्थिक पिछड़ापन है, इसके कारण भी मजबूर होकर के लोग कमाने उमाने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या, बहुत सारा समस्या हो सकता है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ गया तो समस्या तो होगा ही, होगा कैसे, संसाधनों पर अधिक भार, संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास। भार का मतलब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाना की आपूर्ति चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, है ना, चिकित्सा चाहिए, चाहिए,
पढ़ाई लिखाई चाहिए, भार हो गया, क्या हो गया, बर्डन बढ़ गया, उसका जनसंख्या संसाधनों का तीव्र गति से ह्रास। अभी ये जो संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो सबका ह्रास भी तो होगा। बहुत सारा गाड़ी चलने लगे, पेट्रोल डीजल का ह्रास होगा कि नहीं, पेट्रोलियम का ह्रास होगा। जितना पॉपुलेशन होगा एलपीजी उतना ज़्यादा खर्च होगा, अन्न अनाज उतना ज़्यादा खर्चा होगा, दवा का उतना व्यवस्था करना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज का व्यवस्था करना पड़ेगा, हॉस्पिटल का, रोड का, सारा चीज़ का व्यवस्था करना पड़ेगा। उस सब व्यवस्था करने के लिए जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या होगा, ह्रास होगा, कमी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे है, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई होगा, स्वाभाविक है, और विकास की गति अवरुद्ध हो। जितना ज़्यादा ह्रास होगा उतना ही विकास कार्य क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या ह्रास होने का परिणाम क्या क्या परिणाम होगा, तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं अस्थिर हो जाती है और भविष्य, देश का भविष्य चिंता व निराशा में डूब जाता है। इसको जो है अपने स्तर से इसको डील करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया था, अगर जनसंख्या ह्रास हो जाए, ह्रास मतलब कमी आ जाए, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। अगर जनसंख्या कम जाए इसका भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है। काम करने वाला लोग कम हो जाएगा ना, काम करने वाला लोग कम हो जाएगा तो हमारे पास जो खदान है उसमें काम करने वाला लोग तो नहीं होगा। खदान से तो क्या होगा, संसाधन का उपयोग सही से नहीं होगा। आधारभूत संरचना जो रोड, बिजली वगैरह जो भी है, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, उसको बनाने के लिए चाहिए ना, लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, तो आदमी ही ना रहता है, जनसंख्या से न मिलेगा, वो नहीं रहेगा तो इसका निर्माण होगा, नहीं होगा। उसके बाद देश का चिंता हो जाता है। जैसे अभी रसिया के बारे में, रसिया जो है वहाँ जनसंख्या इतना स्टेबल हो गया है, घट रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बच्चा पैदा करो और पैसा लो। क्यों? हाँ, पैसा भी देता है। क्यों? वहाँ का जनसंख्या स्टेबल हो गया, नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ने के कारण वहाँ पे लेबर की कमी हो गई है, मैन पावर की कमी हो गई है, वहाँ का विकास रुक गया है। तो रसियन सरकार जो है चिंतित है। यहाँ से बहुत सारा भारत से भी लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, है ना। ये सब भी क्या हो जाता है, चिंता का विषय होता है। इसके बाद है किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। और तीव्र गति से बढ़ जाए तो भी क्या है, समस्या है। तो समस्या क्या क्या है, भोजन की समस्या हो जाएगा, दूसरा आवास की समस्या हो जाएगा, रहने के लिए बेरोजगारी हो जाएगा, स्वाभाविक है। और जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कम हो जाएगा। जनसंख्या, कृषि का अधिक दबाव पड़ना, यानी खेत जो हमारे पास वो तो लिमिट है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन खेत बढ़ेगा, इतना ही है। दिन पर दिन उसको हम और घर उर बना के, स्कूल फैक्ट्री बना बढ़ा के उसको खत्म कर रहे हैं। अनाज कहाँ होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खेत का रकबा घट रहा है, खेत पर क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा अन्न उत्पादन करो, तो प्रेशर है खेत पर, है ना, भार है। एक अब तो 3 फसल होता है, कहीं कहीं 2 होता है, अब किसान चाह रहा है कि 4 फसल हो जाए साल में, चाहता है, लेकिन प्रकृति है, होगा नहीं ना, चाहने से नहीं ना होता है। बचत में कमी हो जाएगा, खर्च होगा तो बचत कम होगा, स्वास्थ्य, ज़्यादा जनसंख्या होगा स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। कारण क्या है, स्वास्थ्य सुविधा जो है की उपलब्धता में कमी आएगी। अब कोई कंपनी या सरकार 100 गो इंजेक्शन बना रही है, कोई दवा बना रही है, 500 लोग बीमार है, 100 लोगों को मिलेगा ना, ये दबाव पड़ेगा किस पर, स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य सुविधा पर दबाव पड़ेगा। जैसे हाँ, कोरोना का बहुत ताज़ा उदाहरण है, सिलेंडर यानी ऑक्सीजन का बहुत सारा जो है उस समय कमी देखा गया भारत में। इतना सरकार आई, अभी तक स्वास्थ्य सुविधा को अभी ठीक नहीं, तो कोरोना इसको उजागर कर, सरकार को उजागर कर दिया, लेकिन भारत के लोग जो है ना अभी तक उतना नहीं समझे हैं कि हमको कहाँ कहाँ काम करना है। एजुकेशन और हेल्थ पर तो बजट इतना कम है भारत सरकार का कि क्या कहें। चलिए अब है संक्रमण
जननांगीय संक्रमण। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 10 साल बाद जनसंख्या कितना होगा और उस जनसंख्या के लिए हमें कितना संसाधन डेवलप करना। संख्या बढ़ेगा तो उसको खाना दीजिएगा ना, कपड़ा दीजिएगा ना, पढ़ाई लिखाई दीजिएगा ना, स्वास्थ्य सुविधा दीजिएगा ना। उस अनुसार से, उसके अनुसार प्लानिंग होता है सरकार के स्तर, अगले 20 साल में हमको क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये जो है इसका अनुमान लगाया जाता है। उसके अनुसार हमारा जो पंचवर्षीय योजना आया था, जवाहरलाल नेहरू लाए थे, पढ़े है ना, वो इसी को ध्यान में लाया गया था कि हमको 5 साल के अगले 5 साल हमको क्या ठीक करना है। जैसे हम लोग, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं ना कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं, तो कौन टॉपिक पे हमको काम करना है, को पढ़ना है ना, प्लान करते हैं ना। इसी तरह से जनसंख्या को सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। ठीक है, यही जो है जिसमें उच्च जन्म दर, मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, मृत्यु दर, ये जो स्थिति आए, प्राकृतिक आपदा आए, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, सारा का जो मैनेजमेंट किया जाता है उसके अनुरूप उसी को क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से जननांगीय चक्र कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें जो है प्रथम अवस्था है यानी जनसंख्या के बढ़ने का, फिर दूसरा अवस्था है जनसंख्या बढ़ने का, यानी कब कब जनसंख्या बढ़ेगा, जो उसका अवस्था होता है। पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। कब कब है तो देखिए, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी दोनों अधिक है। जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा, बराबर रहेगा। और ये भारत में हो चुका है, यह घटना भारत में हो चुका है। दूसरा, उसके बाद देखते हैं जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिक लोग प्राथमिक व्यवसाय में जुट। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, कृषि, पशुपालन, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर है ना। खनन भी है, जो नीचे से माइन से हम लोग निकालते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं, यानी प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा निम्न होता है। ये भारत में ये अवस्था जा चुकी है। ठीक है, भारत में एक ये अवस्था जा चुकी है जब जन्म दर भी अधिक था, मृत्यु दर भी अधिक था। दूसरा अवस्था है, इसमें क्या होता है कि आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती जाती है। यानी जन्म दर शुरू में अधिक होता है लेकिन फिर आने वाले समय में वो घटता है। ये क्यों घटता है, तो शिक्षा के विकास होने से, लोगों में जागरूकता होने से। ठीक है, तीसरा है, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर कम हो जाती है। ये डेवलप कंट्री में। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्री जो है, डेवलपिंग नहीं, जो डेवलपिंग से भी नीचे है, तो अंडर डेवलपिंग है। ठीक है, उस देश में प्रथम अवस्था का जनसंख्या पाया जाता है। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना वगैरह है, वो द्वितीय अवस्था में है और पूरी तरह डेवलप हो चुका है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, उससे पूरी तरह डेवलप है, तो तीसरा अवस्था में है। भारत अभी दूसरा अवस्था में है। ठीक है, तो ये जो है ये खत्म हो गया है। अब अगला जो है, अगला चैप्टर फिर इसका एमसीक्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको फिर से जा करके एक बार देख लेना है।